स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं आवर यूनिवर्स कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। कहानी की शुरुआत में हम तायंग से मिलते हैं, जो कि एक फोटोग्राफर है और अपने काम को लेके काफ़ी सीरियस होता है और काफ़ी अच्छे से काम को करता है। दूसरी तरफ हम यूनजू से मिलते हैं। जून एक सिंपल लड़की है और खाने डिलीवरी करने का काम करती है और पैसे बचाने में काफ़ी एक्सपर्ट होती है। स्टेप काउंट करके भी पैसे कमाती है और जहाँ भी सेल लगी होती है वहाँ पर पहुँच जाती है, क्योंकि सस्ती चीज़ों को ये छोड़ती नहीं है। इसकी बड़ी बहन यूनजू भी इसी की तरह होती है। दोनों बहनें सेल का माल लूट कर घर पर आ गई होती है और खाना खाते हुए यूनजू ने कहा कि जून, तुम्हें अपने कोर्स को चेंज नहीं करना चाहिए था। तुम्हें ग्रेजुएशन करके एक अच्छी नौकरी करनी चाहिए और मैं हूं ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। ऐसे बाहर काम मत करो तुम। जून कुछ कहती नहीं है। खाने के बाद इसे घर में एक रिंग मिलती है जो इसकी बहन ने खरीदी होती है और तभी इसको याद आता है कि इसकी दीदी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम वूजिन होता है। वूजिन की बात कर लूँ तो ये एक पुलिस ऑफिसर है और जून इससे मिलने आई होती है और बताती है कि देखो, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए रिंग खरीदी है, वो तुम्हें प्रपोज करने वाली है, लेकिन मेरी वजह से नहीं कर रही है क्योंकि मैं उसके ऊपर बोझ हूँ और वो मुझे छोड़कर ऐसे जा नहीं सकती है शादी करके। तो तुम ही उसको जाकर प्रपोज कर दो और हमें एक फैमिली मीटिंग के लिए भी मिलना चाहिए। यहाँ पर हम टायोंग को देखते हैं, क्लब में फन कर रहा होता है, शराब पी रहा होता है। इसके काफ़ी चर्चे होते हैं, लड़कियाँ काफ़ी इंप्रेस है इससे कि काफ़ी अच्छा फोटो खींच लेता है ये। तभी टायंग का बॉस, जो कि इसका दोस्त भी है, आकर बोलने लग गया कि हाँ, ये टायंग ये तो अनाथ है, ऑर्फनेज में पला बड़ा है, कुछ नहीं आता, गंवार है एक नंबर का, और गंदे वर्ड यूज कर रहा होता है। टायंग बोलता है, बॉस मैं जैसा भी हूँ, मेरे कमाए हुए पैसों से पलते हो तुम, खर्चा चलता है तुम्हारा। और ये सुन के बॉस भड़क गया होता है और फिर हमें सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है। टायंग का असिस्टेंट, जो कि उसका दोस्त भी है, कॉल करके याद दिलाता है कि कल रात को तुमने क्या किया था। बॉस को तो अच्छे से जवाब दे दिया था, लेकिन टायंग को साथ भी ये भी याद आ गया होता है कि इसने बॉस को नशे में गंदी गंदी गालियां दी थी और काम भी छोड़ दिया था। और तो और क्लब में जितने भी लोग थे ना, सबके लिए खाना और ड्रिंक के पैसे यहीं पे करके आया है और बिल देखकर इसकी आत्मा बाहर निकल गई होती है। अब ये रिग्रेट कर रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो जून की लाइफ में अब इसकी सिस्टर की शादी की तैयारियां चल रही होती है। आज ड्रेस लेने आए होते हैं दोनों। जून अपनी दीदी के लिए उसकी पसंद की लाइट खरीदना चाहती है एज अ वेडिंग गिफ्ट, क्योंकि उसकी दीदी को ये लाइट बहुत पसंद है, लेकिन ये लाइट बहुत महंगी आती है। इतने पैसे तो नहीं है इसके पास, क्योंकि तो छोटा मोटा काम करती है और अभी पढ़ाई कर रही है, इसलिए काफी उदास हो गई होती है और अपनी फ्रेंड से शेयर करती है सब कुछ। यहाँ पर टायंग के घर इसका असिस्टेंट और बॉस आए होते हैं। हालांकि दोनों इसका दोस्त ही होते हैं, इसका हालचाल लेने के लिए इसका मजाक बना रहे होते कि और भाई, नशे में कल रात को पूरा बैंक बैलेंस खाली करके आ गया है तू तो, और अब लोन मांग रहा होता है ये इनसे। बॉस बोलता है, लोन तो नहीं है, पर हाँ, तुम अपने कैमरास को बेच दो, बहुत पैसे आ जाएंगे। टाइम बोलता है, नहीं नहीं, कैमरा तो नहीं बेच सकता, ये तो मेरे लिए बच्चे जैसे है। और घर के और सामान को खोजने लग जाते हैं जिसको बेचकर इसको थोड़े पैसे मिल सके। तभी पुराने से बक्से में पर एक बहुत पुराना कैमरा और एक फोटो मिलती है जिसमें ये एक आदमी के साथ बैठा हुआ है। इनको लगता है कि टायंग का भाई या तो पापा होंगे। वहीं पर घर में इनको एक लाइट दिखाई देती है और ये वही लाइट होती है जो कि जून को खरीदनी है, सेम टू सेम। तो असिस्टेंट बोलता है, इसकी फोटो क्लिक करके हमको ऑनलाइन डाल देनी चाहिए, इससे तो पैसे आ ही जाएंगे। और ऐसा करते भी है। और जून ने तभी ऐप पर ये पोस्ट भी देख लिया होता, खुशी से पागल हो गई होती है, मैसेज कर देती है खरीदने के लिए और दोनों चैट करने लग गए होते हैं और डील की फाइनल लोकेशन पक्की की जाती है। अगले सीन में दोनों लोकेशन पर मिलते हैं। टायंग लाइट को अच्छे से पैक वैक करके लाया होता है, बोल रहा होता है कि इसको मैंने बहुत संभाल कर रखा है। जून बोलती है, ये तो मैं अपनी बहन के लिए एज अ वेडिंग गिफ्ट ले रही हूँ। टायंग बोलता है, झूठ बोल रही हो तुम। जून बोलती है कि ये लाइट असली तो है ना, नकली तो नहीं है ना। इतने में दोनों की बहस होने लग गई होती है। फिर दोनों एक कैफे में आ गए होते हैं और कवर से बाहर निकाल कर लाइट को अच्छे से चेक कर रही होती है ये। इसने एक एक चीज को अच्छे से जूम कर करके देखा। लाइट बहुत ही सुंदर है और इसी दौरान टायंग बताता है कि मैंने इसे कैसे संभाल कर रखा है, रोज सफाई करता था इसकी। जून ने लाइट पर कब्जा कर लिया होता, बोलती है, अब ये मेरी है, दूर हो जा, छूना मत इसको। टायंग बोलता है, ठीक है, लेकिन पैसे तो दे दो पहले। ये बोलती है, लाइट छोड़ो पहले। और ऐसी बहस करते हुए दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और लाइट भी गिर जाती है। टायंग लाइट को पकड़ लेता है और उठा कर रखता है। चेक करते हैं तो लाइट के अंदर जो बल्ब होती है वो टूट गई होती है। इतने में वेट्रेस आ गई होती है, बोलती है, वो तुम दोनों भाग जाओ यहाँ से, सबको परेशान करके रखा है दोनों ने। और दोनों को बाहर भगा दिया होता है, बाहर आकर लड़ने लग गए होते हैं। टायंग जून को भगा देता है और जून भी टूटी हुई लाइट छोड़कर यहाँ से चली जाती है, क्योंकि अभी ये उसको नहीं चाहिए।
इतने में टायंग का फ़ोन बजने लग गया होता है। चेक करके देखता है तो जून का फ़ोन होता है। जब दोनों गिरे थे तो फ़ोन एक्सचेंज हो गया था। जल्दी से घर पे लाकर फ़ोन को चार्जिंग पर लगाता है। इतने में जून कॉल करके इस पर चिल्लाने लग गई होती है, "मेरा फ़ोन लेकर कैसे गया तू? छोड़ूँगी नहीं तुझे। मेरे जीजू पुलिस में बर्बाद कर दूँगी तुझे। तू तो गया बेटे।" लेकिन टायंग इसको मिलने के लिए बुला रहा था कल वाली लोकेशन पर ही। जून बोलती है, "नहीं, नहीं, वो जगह मेरे घर से 3 घंटे दूर है।" तो तुम्हें कल एक लोकेशन देती है और वहाँ पर इसको बुलाती है जहाँ इसकी फैमिली मीटिंग होने वाली है। और तभी टाइम इसके फ़ोन का वॉलपेपर देखता है जिसमें जून एंड इसके दीदी एंड जीजा की फ़ोटो लगी होती है। टाइम इस लड़के को जानता है क्योंकि ये टायंग का बड़ा भाई होता है, अभी सगा अपना। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वूजिन यानी टायंग के भाई ने टायंग को बचपन में ऑर्फनेज के बाहर छोड़ दिया था। टायंग बहुत चिल्ला रहा था लेकिन उसका भाई वापस नहीं आया था। यहाँ पर तीनों को हम एक साथ देखते हैं फैमिली मीटिंग में खाना खाते हुए। यहीं पर टायंग आ गया होता फ़ोन लेकर और अपने भाई से बोल रहा होता है, "और भैया कैसे हो? पहचाना मुझे?" सबको बताता है कि मैं इनका छोटा भाई हूँ और खाना खाने लग गया होता है। खाने के बाद जून बोलती है, "तुम तो अनाथ थे ना, तो ये भाई कहाँ से आ गया तुम्हारा अचानक?" टायंग बोलता है, "हाँ, वो मेरा भाई ही है।" इधर वूजिन अंदर एक्सेप्ट कर रहा होता है अपनी होने वाली वाइफ से कि हाँ, वो मेरा भाई है। तभी दोनों आ गए होते अंदर और चारों में बात होने लगी। टायंग ने बताया कि मेरा प्रोफ़ेशन क्या है? फिर जून की बहन ने ऐज पूछी इसकी। टायंग बोलता है, "क्या भैया आपने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया अपनी होने वाली वाइफ़ को?" वूजिन इसको बोलता है कि बाहर चलो मुझे कुछ बात करनी है। टायंग बोलता है, "कौन-सी बात करोगे? यही ना कि मुझे ऑर्फ़नेज में क्यों छोड़कर आ गए थे?" और बोलता है कि इस आदमी से शादी मत करना, ये घटिया आदमी है, अपनी फैमिली तक का सगा नहीं हुआ ये, भरोसे के लायक नहीं है और बोलकर यहाँ से चला जाता है। ओजिन बाहर इसको रोकने भी आया होता है, लेकिन टैंक बोलता है कि तुम्हारी वज़ह से मेरी लाइफ़ हेल बन गई थी और यहाँ से चला जाता है। घर आकर एक बॉक्स को खोलता है, वही पुराने वाले बॉक्स को, जिसमें वही ओल्ड कैमरा होता है और हमें पता चलता है कि ये इसके भाई ने ही बचपन इसको खरीद कर दिया था, जिससे टैंक बचपन से ही फ़ोटो क्लिक किया करता था। लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी लेकिन एक दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। इसका भाई इसको ऑर्फनेज के बाहर लेकर आया और कहा कि देखो तुम यहीं पर खड़े रहना, जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा। टायंग रो रहा था लेकिन ऊजिन वहाँ से चला गया और ऐसे ही बारिश रुकने का इंतज़ार करते-करते काफ़ी टाइम बीता। जब बारिश रुक गई फिर भी ऊजिन नहीं आया और उसी ऑर्फनेज में टायंग को ले लिया गया था। वापस प्रेज़ेंट में दोनों की शादी हो रही होती है, मैं पर देखते हैं और जून देख रही है और ऊजिन की फैमिली की तरफ से कोई नहीं आया। और ऐसे ही हमें फिर 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सब कुछ चेंज हो गया होता है सबकी लाइफ में, टाइम अच्छा कमाता है। इसने एक अपार्टमेंट भी बाय कर लिया, फ़ोटोग्राफ़ी भी छोड़ दिया इसने और अब ये कुछ नया काम शुरू करने वाला होता है। जून भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक कंपनी में काम करने लग गई होती है, लेकिन आज तक ये परमानेंट एम्प्लॉयी नहीं बन पाई है वहाँ पर। इसी वजह से बहुत ही नाखुश होती है और यहाँ से भी ये काम छोड़ देती है। बॉस भी बोल रहे होते हैं कि देखो लोग पैसे देकर यहाँ पर परमानेंट जॉब लेते हैं। जून की लाइफ ठीक नहीं चल रही होती। इसकी बहन ने इसको फ़ोन करके अपने घर बुलाया होता है और बताती है कि देखो तुम्हें अब मेरे साथ ही शिफ्ट हो जाना चाहिए और तुम न्यू कंपनी में अप्लाई करती रहो और जॉब तो तुम्हें मिल ही जाएगी, परेशान नहीं होते। इसलिए इसकी बहन ने इसके लिए बहुत सारी बुक्स भी खरीदी होती है, एक रूम भी बना के रखा होता है सुंदर-सा, जहाँ पर ये चाहती है कि जून रहे और यहीं से पढ़ाई करके उस कंपनी में इंटरव्यू दे और नौकरी करे। जून भड़क गई होती कि आप मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? मैं खुद कर लूँगी सब। आप मेरे पर एहसान मत करो और उल्टा-सीधा बोलने लग गई होती है अपनी दीदी को क्योंकि अंदर से गुस्से से भरी हुई है क्योंकि इसके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता। और ये बोल के चली जाती है कि मैं आज के बाद यहाँ पर नहीं आऊँगी। इसकी दीदी ने रोकना चाहा पर वो सुनती नहीं है, इसलिए वो अपने हस्बैंड ऊजिन को कॉल करती है। ऊजिन बोलता है, "अरे कोई बात नहीं, वो गुस्सा है, ठीक होगी तो आ जाएगी।" और आज इनकी एनिवर्सरी भी होती है ना, तो कुछ स्पेशल करने वाले हैं दोनों। लेकिन तभी ऊजिन को मैसेज आता है कि इनके फादर जेल से छूटने वाले हैं, मतलब इसके फादर भी हैं जो कि जेल में हैं। खैर ऊजिन टाइम को कॉल करने लग गया होता है और सामने से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता। ये काफ़ी परेशान हो गया होता है, पता नहीं क्यों जब से इसके फादर के बारे में इसको पता चला है कि वो बाहर आ रहे। वाइफ पूछती भी है कि क्या हो गया? टाइम से रिलेटेड बात है कोई? ऊजिन बोलने वाला था कि हाँ, पर वो बात क्या थी ये बताता है। इससे पहले ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया होता है। दूसरी तरफ जून ने न्यू कंपनी में अप्लाई कर दिया होता है और तभी इसको एक्सीडेंट की खबर मिलती है। इधर टायंग अपने कंप्यूटर पर बैठकर एक घर को डिज़ाइन कर रहा होता है, तभी इसको भी सेम खबर मिलती है। जून तो भागते हुए हॉस्पिटल जा रही होती है, बहुत उदास अपनी बहन के साथ बिताए हुए उन पलों को याद कर रही होती है।
लेकिन दूसरे से टाइम कि आराम से जा रहा होता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर हमें कुछ देर बाद फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, दोनों काफ़ी दुखी होते हैं। जून और टाइम आज पूरे 3 साल बाद एक-दूसरे से मिल रहे होते हैं। अभी दुःख मना ही रहे थे कि तभी साइड रूम से एक टटलर बाहर आता है, यानी कि 20 महीने का वूजिन का बेटा वूजू रोने लग गया चिल्ला-चिल्ला के। जून इसको सँभालती है, फिर वूजू टायंग के पास चला गया होता है भागकर, और ऐसे ही सामने से फ्लावर आ रहा था, जिससे ये टकरा जाता और जून भागती है बचाने के लिए, और टायंग इसको धक्का मार देता है गलती से, जिससे गिरने की वजह से जून के हाथ में चोट लग गई होती है, जिसकी वजह से इसको जल्दी से हॉस्पिटल भागना पड़ा। वहीं पर वूजिन के सभी कलीग्स आते हैं, सब एक-एक करके आते हैं, मिलते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा भाई बहुत ही अच्छा आदमी था। लेकिन अब वूजू टायंग को परेशान कर रहा होता है, फिर अपनी उँगली को नोज़ में डाल के क्रीम निकाल के खाने लग गया होता है, जिसको देखकर टायंग को उल्टी होने लग गई होती है और इसके पास भागा-भागा आ रहा होता है। टायंग डर चुका होता है इस बच्चे से। फिर वूजू ने इस पर उल्टी कर दी होती है। टायंग बहुत गुस्सा हो रहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर आया क्यों? कर क्या रहा हूँ? मेरा तो कोई रिश्ता भी नहीं है इन लोगों से। फिर वूजू को बाल्टी में बैठाकर घसीटते हुए बाहर लेकर आता है। मतलब फुल ड्रामा चल रहा होता है। लोग तो अजीब-अजीब बातें करने लग गए होते कि देखो कैसा अंकल है, बच्चे की केयर नहीं करता बिल्कुल भी। इतने में जून आ गई होती है हॉस्पिटल से, बोलती है कि मेरा बच्चा बाल्टी में क्यों बैठा है, और उसको उठाने लग गई होती है, लेकिन इसके हाथ में चोट लगी है ना। इतने में जून की फ्रेंड आ गई और उसको कम्फर्ट करती है। फिर कुछ देर बाद ये लोग यहाँ से जाने लग गए होते हैं सब खत्म-वत्म करके। इतने में सामने से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी आ गया होता है और जवाब पूछ रहा होता है इस सवाल का कि बच्चे को कौन पालेगा? टायंग बोलता मुझे क्या पता कौन पालेगा, मैं नहीं जानता इसको, और मना करके यहाँ से बाहर चला जाता है। जून पालने को तैयार हो गई होती है क्योंकि वही पालेगी, उसको ऑलरेडी पता है इसका हाथ टूटा हुआ है। तो अभी के लिए टायंग इसका सामान उठाकर टैक्सी में रख देता है और बोलता है कि मजे करो दोनों, और आज के बाद अपनी शकल मत दिखाना, और वूजू को कैंडी खिलाकर यहाँ से चला जाता है। स्वागत है आप सभी का आवर यूनिवर्स के एपिसोड नंबर 2 में। एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है। जून वूजू को लेकर अपनी दीदी के घर पर आ गई थी, और वहीं पर घर में एक रूम है जो कि बहुत सुंदर होता है और बहुत सारी बुक्स रखी होती है। ये रूम इसकी दीदी ने इसके लिए ही बनाया था। अब जून को काफ़ी रिग्रेट हो रहा होता है कि इसने अपनी दीदी से कितने गंदे तरीके से बात की थी, बदतमीजी से, और भाग गई थी यहाँ से। तभी वूजू अपनी मोम को खोजते हुए यहाँ पर आ गया होता है, जिसको ये पकड़ लेती है। तभी मैसेज आता है कि कंपनी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया होता है और अब इसको इंटरव्यू के लिए बुला रहे होते हैं। यहाँ पर टायंग अपने फ्रेंड्स के साथ न्यू अपार्टमेंट की खुशी में ड्रिंक करने आया होता है। इसका दोस्त बोलता है नहीं नहीं नहीं, कुछ और बात है। तुम जब लास्ट टाइम अपने फैमिली मीटिंग यानी अपने भाई से मिलकर आए थे तब तुमने ड्रिंक किया था, और आज ये क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। टायंग बताता है कि मेरा भाई मर गया, मजे करो पी, और मैं उसके फ्यूनरल से ही आ रहा हूँ, मुझे क्या मतलब उससे। पर एक बात मुझे परेशान कर रही है, और हमें बताया जाता है कि इसका भाई इसको जब कॉल कर रहा था ना तो ये जवाब नहीं दे रहा था। फिर उसने मैसेज किया था कि वो मिल के कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है। अब वो बात कौन सी थी, ये आज भी उसी के साथ चला गया। या अगली सुबह तक हम देखते घर का कूड़ा बन चुका होता है। टूटे हाथ से खाना बना रही होती है ये, और वूजू को खिला रही होती है। ये खाता कम है, उल्टी ज़्यादा करता रहता है। खैर इसकी फ्रेंड आ गई होती है और बोलती है ये घर है कि कबाड़ खाना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, और पूरा घर साफ करती है, जून के बाल धोती है, सब करती है। जून ने इसको सब पता है कि मेरी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गई है और अब शायद मेरी जॉब भी लग जाएगी और मैं वूजू को पाल लूंगी, और मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। तो वूजू को कौन देखेगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती है अरे मैं देख लूंगी, अपने काम से 1 घंटे का ब्रेक ले लूंगी। इतने में वूजू ने पोटी कर दी होती है। इसे धोकर दोनों लड़कियां परेशान होकर लेट जाती हैं। गिव अप कर दिया होता है दोनों ने भाई, इसे अकेले पालना इम्पॉसिबल सा लग रहा होता है। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें टायंग को बुलाना चाहिए। इधर टायंग अपने अपार्टमेंट में अपने अकॉर्डिंग घर को बनवा रहा होता है, जो कि इसने डिज़ाइन किया था, और खोदा पीटी कर रहे होता पूरे घर के अंदर। पर ये रिस्की होता है, घर में वाटर पाइप फटने की वजह से पानी भर सकता है, ऐसा इसको ये बता रहा होता है इंजीनियर। पर टायंग का कहना है कि जो खोदना है खोद दो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूंगा। यहाँ पर हम जून की कंपनी के सीईओ युनसुक को देखते हैं, जो कि एक ग्रीन फ्लैग होता है और खाना बना के खिला रहा होता है, और सबको इम्प्रेस करके रखा होता है इसने। युनसुक फिर ऑफिस आ गया होता है और न्यू एम्प्लॉयज़ की लिस्ट चेक कर रहा होता है, जिसमें जून का भी नाम देखता है, और युनसु के फेस पर स्माइल आ गई होती है क्योंकि ये उसको जानता है। और हमें यहाँ पर एक हसीन से लम्हे दिखाए गए होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों ने कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ हो सकता है डेट किया होगा।
यहाँ पर जून इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। अपनी फ्रेंड को कॉल करके पूछती है, कब तक आ जाओगी? इसकी फ्रेंड कहती है, अरे कहाँ आ पाऊँगी, मेरे मैनेजर ने मुझे बुसान भेज दिया है, तो मेरा पॉसिबल नहीं है, बोलो मैं क्या करूँ? जॉब छोड़ देती हूँ ना, जॉब छोड़ के नहीं, 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 अपनी मॉम को भेज दूँ क्या मैं वहाँ पर? समझ नहीं आ रहा होता है इसको। जून कहती है, अरे नहीं मैं देख लूँगी, रहने दो, जाओ तुम। जून फिर अपनी पड़ोसी से हेल्प माँगती है, जो कि मना कर देती हैं। फिर अपने फ्रेंड्स को कॉल करती है, मतलब यहाँ-वहाँ सबको फ़ोन कर दिया, कहीं से हेल्प नहीं मिलती। तो लास्ट में ये टायंग को मैसेज करती है कि इस बच्चे को मैं नहीं पाल सकती हूँ और घर में छोड़कर जा रही हूँ, और एड्रेस भी लिख देती है। टायंग भागा-भागा वहाँ पर आता है। तो जून ने अपनी ये बात रखी कि देखो बस 2-3 घंटे की बात है, मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, वैसे भी तुम चाचा हो इसके, हो तुम्हें पसंद भी तो करता है, देखो, देखो। वो सच में टायंग को पिंच कर रहा होता है, पर टायंग बच्चे से दूर भाग रहा होता है। जून फिर नाटक करने लग गई कि मेरा हाथ टूटा हुआ है, प्लीज़ हेल्प कर दो। मैं टायंग मान गया होता है और जून यहाँ से भाग गई होती है। टायंग घर में घूमने लग गया, फ़ोटोज़ देखता है अपने भाई की, और तब टैंक घर में घूमने लग गया होता है, तभी इसका वो घर बनाने वाला फ़ोटो माँग रहा होता है फ़ोन करके। ये भेज देता है कि कैसे खोदना है, और फिर ये अपने भाई की फ़ोटोज़ देखता है, और फिर उजू को कूड़े की तरह उठाकर टाँग कर अपने घर पे लेके आ गया होता है, और एक जगह बैठाकर बोलता है कि देखो हिलना मत यहाँ से, और डॉक्टर को कॉल करके पूछता है कि क्या मैं टटलर जो कि 20 महीने का है, इसको बर्गर खिला सकता हूँ क्या? डॉक्टर बोलता है, हाँ, हाँ, दे दो, जो है सब दे दो, खा जाएगा। तो टाँग इसको बर्गर खिलाने लग गया होता है, पर ये टटलर बहुत शैतान होता है। इसने सामान फेंकना शुरू कर दिया, कीमती सामान तोड़े घर के, बिस्तर को भी गंदा कर दिया होता, मतलब पूरा सत्यानाश पीट दिया होता घर का इसने। टाइम गुस्से में इसको उठा के बाहर फेंकने जा रहा होता है, जून को कॉल पे कॉल कर रहा होता है, तभी इसका फ़ोन टटलर की हाथ से लग के गिर जाता है, और पूरा का पूरा फ़ोन टूट गया होता है, क्योंकि उसके ऊपर कार चढ़ गई होती है। यहाँ पर जून इंटरव्यू के बाद बाहर आती है तो देखती काफ़ी भीड़ लगी हुई है। चेक करने से पता चलता है कि यहाँ पर तो उजू आया होता है, जिसने सामान फैला-फैला कर हंगामा मचा रखा होता है। टायंग भी यहीं पर होता है, जब पूछ रहा था, और बेबी इंटरव्यू कैसा गया? मेरी तो ऐसी-तैसी हो गई, अब तुम्हारी कर दूँगा। जून इसको खींच कर बाहर लेकर आती है, बोलती है, अबे बेबी क्यों बोल रहे हो मुझे? टायंग बोलता है, अरे तुम्हारा हाथ ठीक हो गया? ये कहती है, नहीं, नहीं, वो तो बैंडेजेस उतार दिए हैं मैंने, और तुमसे बच्चा नहीं संभल रहा, तुम अंकल हो उसके। टायंग बोलता, मैं कोई अंकल-वंकल नहीं हूँ उसका, बार-बार मत बोलो मुझे। इतने में टडलर गायब हो गया होता है, क्योंकि वो पानी में जाके कूद चुका है। अब इसे बचाने के लिए दोनों अंदर नहीं जा रहे थे, डर रहे होते हैं, फिर साथ में अंदर घुसते हैं और उसको उठाकर बाहर लाते हैं, और गुस्से में टाइम ये बोल के भाग जाता है कि आज के बाद दोनों दिख मत जाना मेरे को। जून रात को उजू से पूछ रही होती है कि तुमने उसके घर पे आखिर किया क्या था कि वो इतने ज्यादा गुस्से में था। यहाँ पर टाइम आराम से सोया होता है, फिर रनिंग करने आता है, तभी वर्कर की कॉल आती है, बताते हैं कि घर में पाइप टूट गई है, जिससे पानी भरने लग गया है। सच में पानी फैल रहा होता है। वर्कर के पास कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इसको फिक्स करने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा। इतने में टाइम का सामान आ गया होता है, जो कि इसने ऑनलाइन खरीदा था अपने नए घर के लिए। अब इसको ये रखेगा कहाँ पर? इसकी ऐसी-तैसी हो रही होती है, सामान रखने की जगह ही नहीं है। तो इसने अपने सभी फ्रेंड्स को कॉल करके हेल्प माँगी, लेकिन सबने मना कर दिया कि हम पे जगह नहीं है। या जून घर पे होती है, तब इसको बिल्डिंग के बाहर से शोर सुनाई देता है। जाकर देखती है तो पता चलता है कि एक नया किराएदार आया है रहने के लिए। जून भी देखने आती है और पूछती है कि कौन से नंबर में आया है ये? और जब नंबर पता चलता है तो कहती है, अबे ये तो मेरा घर है। इतने में टाइम आता है स्माइल करते हुए, और सारा सामान इसके घर में भर देता है। जून के पूछने पर बताता है कि मैं हूँ उजू का अंकल, तो ये मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं इसकी देख-रेख करूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। ये मुझे पसंद भी तो करता है। जून बोलती है, अरे नहीं, नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, निकलो यहाँ से, जाओ, एक लड़की हूँ मैं, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। टैंग बोलता है, अच्छा ठीक है, पर मुझे पैसे चाहिए। उजू ने मेरे घर का सामान तोड़ा, फिर मेरा फ़ोन तोड़ा, जिस वजह से वर्कर मुझे फ़ोन नहीं कर पाए। इस वजह से मेरे घर में पानी भर गया, अब वो रहने लायक नहीं है, 1 महीना लगेगा, तो बताओ ये सब किसकी गलती है? जून बोलती है, मैं एक लड़की हूँ और ऐसे किसी लड़के के साथ घर में नहीं रह सकती हूँ, और टैंग हँसने लग गया होता है। जून बोलती है, अरे तुम मेरे टाइप की भी तो नहीं हो, ये भी तो देखो। टैंग बोलता है, अबे घर तुम्हारा नहीं है, हटो, हटो, मालिक से पूछने दो। और फिर उजू के पास जाकर बोलता है, बेटा क्या मैं तुम्हारे घर में रह लूँ? और उजू मुंडी हिला के हाँ बोल देता, बस हो गया काम। टैंग ने पूरे घर में अपना सामान शिफ्ट कर दिया होता है, और जून बैठी-बैठी परेशान होकर वहीं ज़मीन पर ही सो गई होती है। जब उसकी आँखें खुलती है तो टैंग ने खाना भी रेडी कर दिया होता है, बाथरूम भी साफ कर दिया, घर के सारे काम कर दिए, कपड़े भी धो दिए, घर भी चमका दिया होता है। ये तो शॉक हो गई होती है, इतना साफ घर इसने पहली बार देखा होता है लाइफ के अंदर। और टैंग उजू के साथ बाहर खेल भी रहा होता है, मतलब लड़का तो अच्छा है, काम का है। इतने में जून को मैसेज आता है कि इसकी नौकरी पक्की हो गई है।
टायंग को बताती है खुशी से। टायंग कहता है, ओहो जाओ जाओ जाके अपनी फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट तो कर लो, हम दोनों यहीं पर है, फिक्र मत करना। जून फिर अपनी फ्रेंड के साथ आ गई होती है और सारी बातें बताती है। इसकी फ्रेंड बोलती है, अरे रहने ही दो ना, क्या ही हो गया, कौन सा तुम्हारे साथ सोता है वो, दोनों आधा आधा काम कर लिया करना, सही तो है, दोनों का हो जाएगा सही। यहाँ पर टायंग अपने दोस्त को लेकर अपने न्यू अपार्टमेंट से पानी साफ करने आया होता है। इन्होंने कहा कि तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा वैसा हो गया तो घर के अंदर, और मान लो लड़ाई भी कर दी तो, और उसने तुम्हें घर से निकाल दिया तो क्या करोगे। ये बोलता है, अरे नहीं नहीं, उसकी तो अब जॉब लग चुकी है और अब ऊजू का ख्याल रखने के लिए कोई तो चाहिए होगा ना उसको। यहाँ पर जून बेबी सीटर हायर करने की सोच रही होती है, लेकिन पैसे इतने ज़्यादा है कि मतलब इसके बजट के बाहर जा रहा होता है। तो इसकी फ्रेंड बोलती है, अरे टायंग है ना, उससे बोलो ना, वो कर देगा। और इसने टायंग को कॉल करके मिलने बुलाया और ये खुश हो गया होता है कि देखा आ गई ना कॉल उसकी, अब आएगा मजा। और दोनों को फिर हम घर पर देखते हैं, लगता है कि तगड़ी डील होने वाली होती है। जून ने एक एग्रीमेंट तैयार किया होता है, घर की सफाई, बच्चे की पोटी, कौन कितना कैसे क्या क्या काम करेगा, क्या क्या साफ करेगा, इसमें सब कुछ लिखा होता है। और दोनों हाथ मिलाकर डील को डन करते हैं। और स्वागत है आप सभी का एपिसोड नंबर 3 में। एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है, जैसे कि मैं देखा था कि इनका 1 महीने का अग्रीमेंट साइन कर दिया गया था और तायंग ने वही वाला रूम सेलेक्ट किया जो कि जून को उसकी दीदी ने दिया था, और कहता है कि मेरे रूम में बिना नॉक किए तो आना मत, और अंदर जाकर सो गया होता है। बहुत खुश होता है। रूम में इसने अपने सारे सामानों को भी रखा होता है। फिर इसने रूम की डेकोरेशन देखी हुई समझ गया होता है कि ये रूम शायद जून का हुआ करता था। फिर अपने फर्नीचर से बोलने लग गया होता है कि मैं जल्दी तुम लोगों को अपने घर लेकर चलूंगा। यहाँ जून भी सोच रही होती है कि बस जल्दी से मेरी नौकरी फिक्स हो जाए और मैं इसको अपने घर से भगा दूंगी, और जाकर डोर पीटने लग जाती है और कहती, ये बताओ हम दोनों काम पर चले जाएंगे तो ऊजू को कौन देखेगा दिन में। और सीन आ गया होता है अगले दिन, जहाँ पर तायंग लीव मांग रहा होता है अपने बॉस से और कहता है कि मुझे बच्चा पालना है तो लीव दे दो। बॉस कहते हैं, अरे तुम्हारा तो कोई बच्चा ही नहीं है तो लीव कैसे दे दूं। तायंग बोलता है कि अरे बच्चा मेरे किसी रिलेटिव का है, दे दो मुझे प्लीज लीव। बॉस कहते हैं कि देखो हमारे पास एक फोटोग्राफर की कमी है जो कि हमारे होटल्स रूम की फोटोज क्लिक करता है, वो कहीं चला गया, तो तुम चाहो तो शूट कर सकते हो, तो मैं तुम्हें लीव दे दूंगा। अब तायंग सोच में पड़ गया होता है क्योंकि इसके लिए वापस से कैमरा उठाना बहुत ही हार्ड हो रहा होता है। इसने 3 साल पहले अपने सभी कैमरास को पैक करके रख दिया था, लेकिन अब वापस प्रेजेंट में ये कैमरास को उठा रहा होता है और होटल रूम की फोटोज क्लिक कर रहा होता है। इसी होटल के हम एक दूसरे रूम में मिस मीचू को देखते हैं जो कि एक अमीर महिला होती हैं और शायद एक कंपनी चलाती है फोटोग्राफी की। मैनेजर इनको कॉफी देते हुए कहता है कि आप हमेशा ऐसे गंदे होटल में क्यों रुकती हो। मीचू बोलती है, यहाँ पर मस्त नींद आती है। मैनेजर बोलता है, हमने बहुत सारे फोटोशूट मिस कर दिए हैं, काफी लॉस हुआ है हमारा। मीचू बोलती है, हाँ तो तुम्हारी गलती है ना, ऐसे रूम खोजोगे जहाँ पर मुझे नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगी ना, मुझे एक लग्जरी रूम खोजो जिसमें हवा आती हो, सनलाइट आती हो। और मैनेजर अपने मैनेजर को बोल रहा होता है कि जल्दी से रूम खोजो, और तभी इसको तायंग दिख गया होता है। अब मैनेजर इसको फोटो खींचता हुआ देखकर काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि क्या तुम इस मीचू के लिए काम करोगे। जून यहाँ पर सीख रही होती है कि कैसे बच्चा पाला जाता है और इम्पोर्टेंट नोट्स बनाकर फ्रिज पर भी लगा रही होती है, और उजू को भी समझाती है कि इसको कैसे रहना है दिन में। इधर मैनेजर को तायंग की फोटोज भी काफी अच्छी आई होती है। कहता है कि मैं इनको खरीदना चाहता हूँ, और अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन तो काम करके देखो, मैं तुम्हें 1 मिलियन वॉन दूंगा। फिर तायंग घर आ गया होता है। उजू उसको एक फोन देते हुए कहती है कि देखो उजू की पूरे दिन की एक्टिविटी तुम्हें इसमें लिखनी होगी और फोटोज भी भेजने होंगे, लाइव अपडेट भी करना होगा। पर तायंग को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। पर उजू ने कहा कि तुम जैसे हरामी लोग जिसने उजू को केचप खिला दिया था, ऐसे इंसान पर मैं कैसे भरोसा कर सकती हूँ, तुम्हें लाइव अपडेट देना ही होगा। तायंग मान गया होता है और अपने रूम में चला गया गुस्से में। अगली सुबह जून उजू को खिलाती है, फिर तायंग का डोर पीटने लग गई होती है। कहता है अभी तो 8 ही बजे है ना, मेरी ड्यूटी तो 9 बजे शुरू होती है। ये कहती है नहीं नहीं, ड्यूटी तो मेरी 9 बजे शुरू होती है, 8 बजे तो घर से निकलना है ना मुझे, क्योंकि अगर मैं 8 बजे घर से निकलूंगी तभी तो 9 बजे अपने काम पर पहुंच पाऊंगी, और हाँ मेरी 6 बजे छुट्टी होती है तो मैं 7 बजे घर पर आऊंगी। तो एग्रीमेंट में सब लिखा हुआ था, शायद तुमने पढ़ा नहीं है। और यहाँ से चली गई होती है। तायंग अब उजू को खिलाता है पिलाता है, और जून यहाँ पर खुशी से आज अपना पहला दिन एंजॉय कर रही होती है। ऑफिस में घुसते ही इसको आई कार्ड भी मिल गया होता है इसका। इसे काफी प्राउड फील हो रहता है इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी पाकर। यहाँ पर तायंग घर की सफाई कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि जून लिविंग रूम में क्यों सोती है, वो चाहे तो एक मास्टर बेडरूम है वहां पर जाकर भी सो सकती है ना, क्योंकि इस घर में 2 रूम होते हैं। क्या पूरे दिन उजू की फोटोज भेजता रहता है और जून भी देख देकर खुश होती रहती है, अपने काम करती रहती है। तायंग उजू को भी अपने रूम में घुसने से मना कर रहा होता है और इसको ना बोलना सिखा रहा होता है किसी चीज के लिए। ऐसे पूरा दिन निकल गया होता है और 6 बज गए। तायंग सोचता है कि अभी तो 1 घंटा उसके आने में, जल्दी से नहा लेता हूँ। नहाने घुसता है तो गर्म पानी नहीं आ रहा होता है, तो ये बाहर आ जाता है उसी हालत में चेक करने के लिए क्यों नहीं आ रहा। इतने जून आ गई होती है, उसको नंगा देखकर बहुत तेज की चिल्लाती है। और फिर हम दोनों को
वाटर हीटर को फिक्स करते हुए देखते हैं, शायद ये खराब हो गया है। तायंग कहता है इंसल्ट करते हुए इसकी कि यह कैसे पुराने घर में रहती हो तुम, ओल्ड डिजाइन में, मेरा घर तो बहुत फ्यूचरिस्टिक होगा, ऐसे घर में कैसे रह सकती हो तुम, कूड़ेदान है ये तो। हीटर को भी चेक करते हैं लोग, शायद नहीं बनेगा इनसे, तो मैकेनिक को फोन करते हैं, तो वो इनसे 1 मिलियन वॉन मांग रहा होता है। तायंग बोलता है रहने दो, मत करो मत करो। पर प्रॉब्लम तो उजू को है ना, क्योंकि वो अगर ठंडे पानी से नहाएगा तो बीमार हो जाएगा। तायंग बोलता है 7 बज गए, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, बाय। और अब जून लग गई होती है काम पर, पानी गर्म करने के लिए बड़ा सा बर्तन खोज रही होती है और तायंग से भी हेल्प मांगती है। दोनों मिलके उजू को नहलाने लगे होते। तायंग को अपने ऊपर प्राउड हो रहा होता है कि कैसे इसने बच्चे को नहलाने में हेल्प की, और खुद को प्राउड भी दे रहा होता है। लेकिन जून बोलती है कि तुम एक नंबर के निकम्मे हो, तुम्हारी वजह से हमें लेट हो गया, रात के 11 बज चुके हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। इतने में देखते हैं कि वो जो वापस से पानी में कूद गया होता है। फिर उसको ये लोग निकाल कर लाते हैं और सुखाते हैं। अगले दिन तायंग जून को उजू की फोटो भेज के बोलता, बताओ तुम दोनों में से कौन ज्यादा अगली दिख रहा है, हा हा हा। आज तो तुम नहा के नहीं गई हो, ऑफिस में किसी को बताना मत, और अपने बाल सही कर लो, ना पता चल जाएगा लोग हंसेंगे तुम पे। और ये अपने बाल सही करने लग गए। इतने में मैनेजर आ गया होता है और इसे ऑफिस के रूल एंड डॉक्यूमेंट्स पकड़ा रहा होता है और बोलता है कि तुम लॉबी गर्ल हो ना, उसी के जैसी दिखती हो। जून बोलती है कौन लॉबी गर्ल? मैनेजर बताता है अरे वही जिसका हस्बैंड और बच्चा उस दिन ऑफिस में आ गए थे और नीचे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। वो लड़की बहुत पॉपुलर हो गई है, इसकी वीडियो पर तो मिलियंस में व्यूज आ रहे होते हैं। और हम देखते भी ये सच होता ही है, लेकिन उसमें जून का शकल दिखाई नहीं दे रहा होता, पीछे से बाल दिख रहे होते थोड़े बहुत। इसकी फ्रेंड भी हैरान होती है, क्या तुम हो ये तो हर तरफ वायरल है कोरिया में वीडियो। वैसे ये लड़का तो काफी हैंडसम है। वैसे ये तायंग की बात कर रही होती है। यहाँ पर तायंग एआई की हेल्प से हीटर ठीक कर रहा होता है। इस पे टूल्स नहीं होते, इसलिए पड़ोसी से मांगनी है। पड़ोसी बोलता क्यों चाहिए, इसने बताया तो पड़ोसी खुद इस मैटर में कूद पड़ता है, ये मैं बना के दूंगा हीटर तुम लोगों को। और बातें होने लग गई होती है, हीटर बनाते हो पूछने लग गया कि उस लड़की को कैसे जानते हो तुम, वो यहाँ पर क्यों आती है, और तुम कौन हो, तुम्हें तो मैंने पहली बार देखा। वो लड़की तो आती जाती रहती थी। इधर ऑफिस में चारों तरफ लोभी गर्ल के चर्चे हो रहे होते और ये अपना मुंह छुपाती फिर रही होती। तभी सीईओ युनसुन दिख गए होते, जो कि इसी लिफ्ट में होते। और जून को ये कहीं देखा देखा भी लग रहा होता है, और बस हमें बताया जाता है, दिखाया जाता है कि ये जून का टीम लीडर होता है और दोनों पास्ट में शायद रिलेशनशिप में थे, अच्छे मतलब कनेक्शन में थे। हमें थोड़ी देर में पता चलेगा इन दोनों कुछ गहरी मोहब्बत यूनिवर्सिटी के दिनों, और ये सारी बातें जून को याद आ रही होती है। इधर घर पे मेहनत चालू है, तभी आग लग गई होती है पूरे बोर्ड के अंदर और पड़ोसी इतने में गायब हो गया होता है। अब तायंग की खैर नहीं है, शाम को जून इसको छोड़ेगी नहीं, थक हार कर घर आएगी और फिर इसकी फील्डिंग सेट कर देगी। और सही में थक हार के घर जा रही है तो सोच रही थी काश गर्म पानी मिल जाए, नहा लूं मैं, मजा आ जाएगा, मैं तो ओवर टाइम करके आ रही हूँ। और घर आती है तो फूका हुआ देखकर बोलते हैं अब इसमें बिजली भी नहीं आ रही, कुछ किया है क्या तुमने, बताओ मुझे, स्क्रीन कैसे बंद हो गई इसकी। तायंग बोलता है अरे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। फिर ये मकान मालिक को कॉल करने लगी होती है, सामने से रिप्लाई नहीं आ रहा होता तो मैसेज करने लगी। तायंग बोलता है अरे इतने प्यार से कौन मैसेज करता, लो मैं मैसेज करूँ। और फिर मैसेज करता है कि मेरी वाइफ ने कई दिनों से ये छीन लेती है फ़ोन, कहती है ए वाइफ कौन, हमारी शादी नहीं हुई है। पर तायंग जबरदस्ती लिखने लग गया होता है, फ़ोन छीनने के चक्कर में लैंडलॉर्ड को एक स्टिकर चला गया होता है मिडिल फिंगर दिखाते हुए। अब सोचो लैंडलॉर्ड इनकी कैसी ऐसी तैसी करेगा। पर ये देखकर जून इस पर बहुत चिल्लाती है, बहुत चिल्लाती है। फिर दोनों कपड़े धोने पहुंच गए होते हैं, जहाँ पर वहीं लॉबी गर्ल की बातें चल रही होती हैं और ये वीडियो भी दिखाती है और बताती है कि देखो ये तुम हो और ये मैं हूँ, तुम्हारी वजह से कितनी इंसल्ट हुई है मेरी, ऑफिस में सब मेरी ही बातें करते, मेरी बेइज्जती हो गई। आज मेरा फर्स्ट लव यूनसुन भी मुझे दिखाई दिया था, मैं उसको अपना बनाना चाहती थी और किसी एक्ट्रेस की तरह ये बनकर उसको इम्प्रेस करना चाहती थी, कहती तुमने सब खराब कर दिया। तायंग बोलता कौन तुम उस एक्ट्रेस की तरह बनोगी, शकल देखिए तुमने अपनी, ची 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 ची। और फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, हिम्मत करके जून ने ठंडे पानी से नहा लिया होता है, रेडी हो रही होती है ऑफिस के लिए। तायंग मना कर रहा होता है कि ठंडे पानी से मत नहाओ वरना बीमार हो जाओगी। पर जून इसलिए नहा कर आई है क्योंकि ऑफिस में कौन है, इसकी पहली मोहब्बत, तो नहा के जाना पड़ेगा। पर जून जल्दी से ऑफिस में आ गई होती है और शाम को इसने अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों की फोटोज देखी होती है। यूनसुन भी इसके साथ ही था, इसकी पहली मोहब्बत है ये। और अगली सुबह 4th डे होता है जब से हीटर खराब हुआ है। आज जून बिना नहाए ऑफिस आई होती है। यहाँ से पता चला इसको कि यूनसुन बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, तो जून काफी खुश होती है, अच्छा हुआ जा रहा है, जाए, कुछ दिनों तक मैं बिना नहाए आऊंगी, उसको पता थोड़ी चलेगा क्योंकि मैं तो उसे मिलूंगी नहीं। और अगले दिन जब ये ऑफिस में आती है तो इसके सामने ही होता है, जो कि गंदी बनकर भी आई होती है। तो बस ये परेशान होगी, होश उड़ गए और इधर उधर मुंह छुपाती फिर रही होती है। या टैंक घर पे कपड़े धो रहा होता है अपने और रुजू के भी, लेकिन पानी काफी ठंडा है। और तभी इसको वहीं कार्ड मिलता मैनेजर का, जो होटल में मिला था ना इसको वहीं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं इसने अपने फ्रेंड्स को बुला लिया होता है उजू के पास और खुद उस मैनेजर के पास चला गया होता है बात करने के लिए। कहता है एक दिन काम करूंगा, बदले में 1 मिलियन वॉन चाहिए और डील होगी और पैसे अभी के अभी दोगे तू।
मैनेजर मान गया होता और इसको समझा देता है कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या फ़ोटो खींचनी है। मिस मीचू ने कहा कि कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, हमें किसी फ़ोटोग्राफ़र की ज़रूरत नहीं। टैंग बोलता है कि प्लीज़, प्लीज़ मुझे ये काम करने दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मिस मूचू कुछ कहती नहीं है और वहीं पर हम सेलिब्रिटी को भी देखते हैं, इसका तो अफ़ेयर चल रहा है किसी के साथ और इसकी काफ़ी बेइज़्ज़ती भी हुई है, बाद इसकी इमेज ख़राब हो गई है। मीचू बोलती है तुम फ़िक्र मत करो, हम सब फ़िक्स कर देते हैं, ऐसी फ़ोटो खींचूँगी मज़ा आ जाएगा। और मीचू फ़ोटो खींचती हुई यहाँ पर टैंग भी कुछ कैमरा या लाइटिंग इधर-उधर करता है, जिससे मीचू को काफ़ी अच्छा लगता है और वो इम्प्रेस भी होती है। दूसरी तरफ जून मीटिंग में होती है और अपनी बात रख रही होती है। युनसुन काफ़ी इम्प्रेस होता है और शाम को छुट्टी के बाद कहता है कि मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूँगा। यहाँ पर टैंग घर आता है तो घर का कूड़ा बना होता है, इसके दोस्त चले गए होते हैं और इधर युनसुन जून को इसके घर के बाहर लेकर आ गया होता है और फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअल में हुआ ऐसा था कि युनसुन इसको बोलने वाला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि इनकी ये सेमेस्टर, यूनिवर्सिटी सब खत्म हो चुकी थी। लेकिन जून को तभी कॉल आ गई और ये रिसीव करने चली जाती है और आती है ना जब, तो कहती है कि मैं स्टडी करने के लिए यूएसए जा रही हूँ, तो शायद ही हम मिल पाएँगे अब। तो इसी वजह से दोनों अलग हो गए थे और युनसुन अपने दिल की बात इसको नहीं कह पाया था और आज इतने सालों बाद ये दोनों फाइनली आमने-सामने ऑफ़िस में मिले हैं। अब जून इसको बोल रही होती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि सालों बाद हम दोनों ऐसे मिलेंगे और मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गए होगे। युनसुन बोलता है, नहीं, नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, मुझे तुम याद हो। फिर जून घर में आ गई होती है और सफाई करने लग गई होती है और डाँटने भी लग गई कि ये सब कैसे हो गया। तायंग बताता है सब कुछ, तो कहती है कि ये चीज़ें एग्रीमेंट में नहीं थी, तुम अपने फ्रेंड्स को यहाँ छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हो। तायंग बोलता है, आज मैंने सालों बाद कैमरा उठाया है, पता है क्यों? खैर छोड़ो, तुम्हें क्यों बताऊँ मैं, तुम तो इंसान ही नहीं हो, तुम्हें इमोशन ही नहीं है और जाकर नहा लो, मैंने हीटर बनवा दिया है। फिर जून सही में गर्म पानी से नहा कर आती है और देखती है कि तायंग ड्रिंक कर रहा होता है। जून बोलती है रुको, रुको और इसके लिए एक अच्छी वाली ड्रिंक लेकर आती है और दोनों खुशी से ड्रिंक करने लग गए होते हैं। बोलती है कि मैं तुम्हारे हीटर बनवाने के पैसे तुम्हें जल्दी ही दे दूँगी, धीरे-धीरे करके इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि इतने पैसे मेरे पास एक साथ नहीं आएँगे। तायंग बोलता है, अरे नहीं चाहिए मुझे और वैसे भी मैं 1 महीने के लिए यहाँ पर हूँ, तुम मुझे 5 महीने में इंस्टॉलमेंट क्यों ही चुकाओगी? और सीन अगली सुबह का आ गया होता है, जहाँ तायंग नंगा सोया होता है इसके साइड में और सिचुएशन भाई बहुत ही खराब होती है। जून भी वहीं पड़ी हुई है, दोनों एक-दूसरे को देखते सोचते सपना होगा, लेकिन फिर जब आँखें खुलती है सच में मतलब होश उड़ जाते हैं, दोनों चिल्लाने लग गए होते हैं। स्वागत है आप सभी का और यूनिवर्स के एपिसोड नंबर 4 में। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है, दोनों नंगे-पुंगे उठे थे। जून पूछने लग गई कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया है? टाइम बोलता बकवास मत करो, ये मेरा रूम है, इधर तुम आई कैसे? और खूब ड्रामा कर रहे होते हैं तीनों। हाँ, उजुब इनको देखकर हँस रहा होता है और फिर यहाँ पर लास्ट नाइट का सीन दिखाया गया होता है। इनको याद आता है कि शुरू में तो इन्होंने एक बोतल से स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे-धीरे बहुत सारी बोतल खत्म कर गए और खूब मस्ती की थी। टायंग जून को फोटोग्राफी भी सिखा रहा होता है। जून बताती है कि मैं अपनी बहन को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और खूब रो रही होती है। फिर नींद आने लग गई और दोनों गर्मी की वजह से कपड़े उतार कर सो गए थे। फिर इनको ठंडी लगने लग गई, तो दोनों चिपक कर सो गए थे और अब दोनों डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस घर के अंदर अल्कोहल पीना बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि उजू पर गंदा असर पड़ सकता है और एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे होते हैं कि किसकी गलती है और टायंग रूम में जाकर चुपचाप सो गया होता है और ये वीकेंड था। दोनों पूरे वीकेंड एक दूसरे से बात नहीं करते और घर पर ऐसे ही अकेले में वीकेंड खत्म कर देते हैं। जून ने अपनी सारी बातें अपनी फ्रेंड से बताई होती है। ये बोलती, क्या तुम अपने इन-लॉ के साथ सो गई थी? जून बोलती है बकवास मत करो, सो गई थी मतलब सोई थी, कुछ किया नहीं था। फ्रेंड बोलती है कि क्या वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है? जून बोलती है, अरे नहीं, वो तो हम ड्रिंक करके बस गलती से ये सब कर बैठे थे। फ्रेंड बोलती है, तो अब दोबारा सोओगी तुम उसके साथ? जून बोलती है, अबे पागलों जैसी बातें मत करो और यहाँ पर टायन का भी ध्यान नहीं लग रहा होता है। इसके फ्रेंड भी हैरान होते हैं कि ये एक लड़की के साथ रहने लग गया है। टायन से अजीब-अजीब सवाल कर रहे होते हैं कि तुम दोनों में से तो सेम स्मेल आती होगी, सेम साबुन यूज़ करते होगे, बाथरूम से कपड़े पहन कर निकलते होगे तुम तो अब बाहर और काफ़ी क्लोज़ हो गए दोनों। टाइम बोलता है नहीं, नहीं वो पूरे दिन काम में बिज़ी रहती है और यहाँ से जाने लग गया होता है। दोनों घर पर आते हैं तो एक-दूसरे का सामना नहीं कर पा रहे होते, शर्म आ रही होती है। माहौल ऑकवर्ड होता है काफ़ी। टायंग की धड़कनें भी बढ़ने लग गई। सोच रहा होता है कि मैंने कई लड़कियों को डेट किया है, पर इसके सामने मैं नर्वस क्यों हो जाता हूँ। जून चिल्लाती है कि बाथरूम से बाहर आ जाओ, मेरा कुछ सामान अंदर रह गया है और टायंग देखता है तो ये ब्रा होती है, शॉक हो गया होता है, बाहर निकलता है। चूर अंदर जाती है, फिर उस ब्रा को टॉवल में छुपा कर लेकर आ रही होती है। दोनों एक-दूसरे के लिए अजीब फ़ील कर रहे हैं। घर पे पाइप फिक्स करते हुए इसके मसल्स को जून देख रही होती है और काफ़ी इम्प्रेस होती है। अगले दिन ऑफ़िस में मैनेजर आज फिर से जून से पूछ रहा होता है कि तुम पक्का वो लॉबी गर्ल नहीं हो ना? जून मना कर रही होती है। मैनेजर कहता है वैसे उसमें कुछ बुरी बात भी नहीं है। उसका हस्बैंड था, अपने बच्चे को लेकर आ गया, उससे प्यार करता था, तो क्या ही हो गया। इतने में जून का फर्स्ट लव यानी कि इनका जो टीम का मैनेजर होता है यून-सन, वो आ गया होता है और बोलता है कि मीटिंग में आ जाओ। यहाँ पर एक कंपनी की बात कर रहे होते हैं जिनसे इनको डील करनी है।
और काफ़ी मेहनत और बिज़ी डेज़ होने वाले हैं इनके। जून ने प्रोजेक्ट बना लिया होता है और ये योनसन के साथ मिलकर इस पर काम करने वाली है। इधर टायंग उजू को कूड़ा फेंकना सिखा रहा होता है। तभी पड़ोसी आ गया और टायंग को देख के भागने लग गया। टायंग बोलता, "अरे! उस दिन घर में आग लगाकर कहाँ भाग गए थे तुम?" इतने में उस पड़ोसी की मम्मी आ गई होती है और डाँटने लग गई कि घर में मुझे सिगरेट मिली है। मैंने तुम्हें मना किया था ना। पड़ोसी बोलता है, "नहीं, नहीं, वो मैं नहीं पीता हूँ।" टायंग बोलता है, "पीता ही है, मैंने खुद देखा था इसको।" मोम बोलती है, "हाँ, हाँ, जानती हूँ मैं।" पड़ोसी बोलता है, "अरे तुम्हें नहीं पता कि ऐसे टाइम पर बचाना होता है। एक भाई ही भाई को बचा सकता है।" टायंग बोलता है, "अरे चुप रहो, तुम्हारी वजह से मेरा 1 मिलियन का लॉस हो गया है।" मोम बोलती है, "लैंडलॉर्ड को कॉन्टैक्ट करने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ना तो वो कभी आता है और ना कॉल उठाता है।" पड़ोसी बोलता है, "हाँ, हाँ, लेकिन जब वो आएगा तो तुम्हारे 1 मिलियन वॉन तुम्हें वापस ज़रूर कर देगा।" और वो लड़की कहाँ है? तुम्हारी साथी। तभी जून आ गई होती है और पड़ोसिन को कपल बोलकर चिढ़ाने लग गया होता है। फिर सभी घर में आ गए होते हैं। इतने में यॉनसन कॉल करके बोलता है, "प्रोजेक्ट का काम मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ तो तुम उसको शुरू कर दो जल्दी से जल्दी।" तभी उजू रोने लग गया और टायंग चिल्लाने लग गया होता है। यॉनसन बोलता है, "बाहर हो क्या? आवाज़ आ रही है किसी बच्चे और आदमी की।" जून बोलती है, "नहीं, नहीं, वो तो टीवी ऑन है ना यहाँ पर।" टायंग बोलता है, "तुम्हारा मैनेजर तुम्हें परेशान करता है क्या?" जून बोलती है, "नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपना बेस्ट दे रही हूँ ताकि परमानेंट जॉब लग जाए मेरी वहाँ पर, क्योंकि अभी मैं वहाँ पर ऐसे ही काम कर रही हूँ और ओवरटाइम करूँगी कुछ दिनों तक, तो क्या तुम प्लीज़ उजू का ध्यान रख लोगे?" टायंग मान गया होता है। अगली सुबह रूम से बाहर आता है तो अभी तक ये काम कर रही होती है, मतलब पूरी रात इसने काम किया है। ऐसे ही देखते-देखते 1 वीक बीत गया होता है। जून ने इन दिनों बहुत काम किया। एक दिन बारिश हो रही होती है, सीलिंग पर लगे स्टार्स गिरने लग गए होते हैं और टायंग को याद आता है कि उस रात जब ये दोनों नशे में थे, तो जून ने बताया था कि जब ये 9 साल की थी तो ये लोग बेसमेंट में रहते थे, जहाँ पर बारिश के बाद पानी भर जाता था। तो इसकी बहन ने सीलिंग पर स्टार्स लगा दिए थे ताकि पानी नीचे नहीं आए, जो जून को बहुत ज़्यादा पसंद था और इसी वज़ह से जून उस रूम में नहीं रुकती, क्योंकि उसको अपनी बहन की याद आती है और ये लिविंग रूम में सोती है। बता रही होती है कि वो बहुत ही अच्छी थी, मेरी मॉम जैसी थी, वो मुझे खाना बना के खिलाती थी। लास्ट टाइम मैंने इसी रूम में उससे बात की थी और बदतमीज़ी करी थी और खूब रो रही होती है। अब टायंग वही डिश बना रहा होता है और उजू और जून को टेस्ट करवाना चाहता है। रात काफ़ी हो गई थी, टायंग ने कॉल किया, जून को आने में टाइम लगेगा अभी क्योंकि वो काम में बिज़ी है और टायंग ने इधर सारा खाना बना लिया और अब इंतज़ार कर रहा होता है। बहुत देर हो गई। योनसन जून को घर छोड़ने जा रहा होता है। पूछने लग गया कि क्या तुम अभी भी अपनी सिस्टर के साथ ही रहती हो? जून बोलती है, "नहीं, मैं तो अकेली रहती हूँ।" यहाँ पर टायंग परेशान हो रहा था, बारिश भी हो रही है तो कहता है, "मुझे अम्ब्रेला लेकर उसको बचाने जाना चाहिए क्योंकि वो अम्ब्रेला लेकर नहीं गई है।" तो उजू को पड़ोसी के घर में छोड़कर अम्ब्रेला लेकर बस स्टैंड पर जाकर बैठकर उसका इंतज़ार करने लग गया होता है। जितनी भी बसें आती है सब में झाँक-झाँक के देख रहा होता है कि वो कब आएगी, कब आएगी, वो नहीं आती। इतने में एक बड़ी-सी कार इस पर कीचड़ उछाल देती है और वो आगे जाकर रुकती है, जिसके अंदर से यूनसन बाहर आता है। ये कहता, "वाह! कितना टॉल और हैंडसम और अच्छे कपड़े पहने हुए लड़का बाहर आया है।" तभी इतने में जून बाहर आती है कार में से और टायंग की आत्मा काँपने लग गई होती है ये देखकर। इसने खुद को देखा किसी गंदी हालत में खड़ा होता है, फिर यॉनसन को देखा, अच्छे कपड़े, हैंडसम और उसके पास तो कार भी है और सोचने लग गया कि मेरा तो पत्ता साफ होने वाला है। फिर दोनों की नज़रें मिलती है। टायंग बोलता है, "हट! मैं तो फालतू में इतनी टेंशन ले रहा था तुम्हारी। तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है।" घर आ गए होते हैं दोनों। जून सॉरी बोल रही होती है इसको वेट करवाने के लिए। टायंग बोलता है कि, "तुम तो बोलती हो कि तुम्हारा कोई नहीं, फिर ये कौन था?" जून बोलती है, "वो मेरा मैनेजर है।" टायंग बोलता है, "तो तुम्हें ही क्यों लिफ्ट दी उसने?" दोनों में बहस हो गई होती है। टायंग बोलता है, "भाड़ में जाओ" और डोर पीट कर रूम में चला गया। फिर बाहर आकर बोलता है, "फेक प्रॉमिस मत किया करो मुझसे।" यहाँ पर मीचू ने जिस एक्ट्रेस का फोटोशूट किया था ना, उसकी इमेज सुधर गई होती है और अब उसको बहुत सारे काम मिलने लग गए होते हैं। मैगज़ीन भी प्रिंट हुई है जिसके अंदर मीचू ने अपने कैमरामैन असिस्टेंट के तौर पर टायंग का नाम मेंशन किया होता है। टायंग बहुत खुश हो रहा होता है। इसके फ्रेंड्स तो पार्टी भी माँगने लग गए होते हैं इससे। जून भी काफ़ी खुश है इस अचीवमेंट से। इतने में मीचू की कॉल आती है और कहती है, "कल तुम अपना कैमरा लेकर मेरे ऑफ़िस में आ जाना।" पर ये कैमरा नहीं उठाता और जून इसको मोटिवेट करने लग गई थी, "तुम्हें जाना चाहिए।" ड्रंक वाली नाइट जून ने इसको बताया था कि किसी लड़की को पसंद करता था, उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करता था इसी कैमरे पर, लेकिन वो इसको छोड़कर चली गई और जब से ये कैमरा नहीं उठाता है। जून समझा रही होती है कि तुम ऐसे हारो मत, कल तुम चले जाना, तुम्हें मूव ऑन करने की ज़रूरत है। टाइम सोचने लग गया होता है क्या करूँ? और फिर ये मान गया होता है, शाम को जाने वाला होता है। जून को कॉल करके कहता है कि मेरी तैयारी हो गई, मैं जाऊँगा, तो तुम टाइम से घर आ जाना उजू की देख-रेख करने के लिए। जून को यून-सन काम दे देता है और लेकर इसको चला जाता है एयरपोर्ट के पास एक होटल में जहाँ पर इनके क्लाइंट आने वाले। जून टायंग को सॉरी कहती है, टायंग भी हार नहीं मानेगा। इसने उजू को उठाया और निकल गया मीचू के ऑफ़िस में।
ऊजू का बनी टॉय घर पे रह गया होता है, इसलिए ऊजू काफ़ी रो रहा होता है। इधर होटल में दोनों काम कर रहे होते हैं, मैटर काफ़ी सीरियस होता है। टायांग स्टूडियो आ गया होता है, कैमरा लाइट सब देख के काफ़ी हैरान है। मीचू बोलती है, "अरे! ये बच्चा लेके क्यों आए हो?" टायांग बोलता है, "इमरजेंसी थी।" मीचू फिर इसका इंटरव्यू लेने लग गई होती है। फ़ोटोज़ क्लिक करता है ये। इसी बीच ऊजू उसको खूब परेशान कर रहा होता है, बीच में आ जाता है, सामान गिरा देता है। तो ये इसकी भी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है। यहाँ पर काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। योनसन इसको सब कुछ सिखा रहा होता है। एक पास्ट के सीन हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज के दिनों में भी ऐसे ही योनसन इसकी हेल्प किया करता था। वहीं प्रेज़ेंट में हो रहा होता है बिल्कुल, पुराने दिन दोनों याद कर रहे हैं और रात-रात भर ये लोग पहले मेहनत किया करते थे। इधर उज्जू ने पूरा सामान तोड़ दिया होता है और इसी बीच इसको उँगली पे चोट लग जाती है। हॉस्पिटल लेकर भागा-भागा ये जाता है और गार्डियन को कॉल करने को कहा जाता है। ये गार्डियन तो है नहीं इसलिए जून को कॉल कर रहा है, लेकिन जून अपना मोबाइल कार में ही छोड़कर आ गई होती है। अपना पूरा काम खत्म करके जब बहुत देर बाद ये फ़ोन देखती है, तो शॉक हो गई होती है। टैंग जल्दी से इसको हॉस्पिटल में बुलाता है और योसन बोलता है कि क्या हुआ, हॉस्पिटल क्यों जाना है? अब इसकी आवाज़ सुन के टायंग को और ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है कि ये उस लड़के के साथ क्यों घूम रही है। खैर कुछ देर बाद ये हॉस्पिटल आती है। उजू को टाके लगे होते हैं उसके फिंगर्स के अंदर। गुस्सा हो रहा होता है टायंग कि तुमने कॉल नहीं उठाया, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। जून बोलती है मैं बिज़ी थी। ये बोलता है कि तुम बहुत अजीब हो, बच्चा नहीं सँभाल सकती, खुद को नहीं सँभाल सकती, क्या करोगी तुम? जून उल्टा इस पे चिल्लाने लग गई होती है कि तुम्हारा काम था उसको देखना, तुम्हारी वजह से चोट लगी। दोनों में काफ़ी लड़ाई हो गई होती है। डॉक्टर ने फिर उजू के बारे में पूछा, डिटेल्स बिल्कुल, तो जून को एक बात नहीं पता उजू के बारे में, पर टायंग को सब पता है कि ये कब खाता है, कब सोता है, कितना सोता है, कब जागता है, सब कुछ। फिर तीनों घर आ गए होते हैं। जून उजू से काफ़ी प्यार जता रही होती है। टायंग आता है रूम से बाहर और देखता है दोनों को, फिर चला जाता है। रिग्रेट कर रहा होता है कि मैंने जून को शायद ज़्यादा ही बोल दिया, है ना? फिर स्टोर आकर जून और उजू के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदता है, खाने-पीने का, और घर पर आ गया होता है। इतने में कार भी हमें घर के बाहर दिखाई देती है योज़न की। जैसे ही घर के अंदर आता है खाना लेकर, पीछे से योज़न आकर बेल बजाने लग गया होता है इनका और यहाँ पर ये पूछ रही होती है कि कौन होती है? बताता है कि मैं घर का लैंडलॉर्ड हूँ, दरवाज़ा खोलो, और यहाँ पर इन दोनों के होश उड़ गए होते हैं। जून तो सर पकड़ के रोने लग गई होती है और यहाँ पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है क्योंकि यही इनका लैंडलॉर्ड है, ना कि फ़ोन उठाता है और ना ही यहाँ पर कभी आया करता है। पहली बार आया लग रहा है। अगेन स्वागत है आप सभी का और यूनिवर्स के एपिसोड नंबर 5 में। एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है। ह्यूसन जो कि घर का मकान मालिक भी है, घर के बाहर आकर खड़ा हो गया था। जून ने जल्दी से टायंग, उजू और इसके टॉयज़ को रूम में लॉक कर दिया होता है। डरते हुए डोर खोलती है और ह्यूसन बोलता है, "तुम यहाँ क्या कर रही हो?" जून बोलती है, "अच्छा, आप ही हो इस घर के लैंडलॉर्ड?" ह्यूसन फिर बनी उठा के बोलने लगे कि यहाँ पर खिलौना किसका पड़ा हुआ है? और उजू अपना बनी देकर भागते हुए रूम से बाहर आ गया होता है और टायंग उसको रोकते हुए आता है और गिरता है धड़ाम से और इसके हाथ में चोट लग जाती है। ऐसा तमाशा देखकर ह्यूसन काफ़ी शॉक हो रहा होता है। जून इसको बाहर लाती है और सब समझाती है कि आखिरकार ये है क्या और क्यों है। ये दोनों इन-लॉज़ है और बच्चे का ख्याल रखते हैं। जून माफ़ी भी माँगती है झूठ बोलने के लिए। ह्यूसन बोलता है, "मुझे लगता था कि तुम मुझसे सारी चीज़ें शेयर करोगी जैसे पहले किया करती थी, लेकिन अब तुम बदल गई हो।" और चला गया होता है। जून फिर घर आ गई होती है। तो टायंग गुस्सा है कि तुमने मुझे और उजू को ऐसे फेंका जैसे हम कोई कूड़ा-कबाड़ा है, और जिस रात उजू को चोट लगी थी ना, तुम उस दिन इस आदमी के साथ ही थी। और उसके सामने जब ये बच्चा बाहर आया तो तुम शर्मा गई। क्या लगता है, क्या है वो तुम्हारा? और चला गया होता है रूम के अंदर। इसके हाथ में चोट भी लगी होती है। फिर फ्रेंड के पास आ गया। फ्रेंड बोलते हैं कि देखो आजकल तुम बहुत गुस्से में रहने लग गए हो उस लड़की की वज़ह से। टैंग बोलता है, "एक बार मेरा घर बन जाने दो, फिर मैं चला जाऊँगा यहाँ से। इस बच्चे को उठा-उठा कर घूमना पड़ता है मुझे।" दोस्त ने उजू के कान बंद कर लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि उजू ने सब सुन लिया और समझ भी गया है और इसको हर्ट भी हुआ है क्योंकि देख रहा होता है घूर-घूर के। क्या टैंग बोलता है, "वो औरत मुझे गुस्सा दिलाती है बहुत ज़्यादा।" इधर जून अपनी फ्रेंड सियोन के साथ होती है, काफ़ी परेशान है। एक घर में रहना है तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, लड़ाई-झगड़ा है, सही करना पड़ेगा सब कुछ। सियोन बोलती है, "शायद वन नाइट स्टैंड के बाद वो सच में चेंज हो गया।" जून बोलती है, "अरे चुप कर जा, कोई नाइट स्टैंड स्पेंड नहीं हुआ था हमारा।" फिर मीटिंग में आ गई होती। मीचू का मैनेजर इस पर गुस्सा हो रहा होता है, "मेरा नाम कभी नहीं दिया तुमने मैगज़ीन में और उस टाइम का दे दिया। मैं तुम्हारा एक्स हस्बैंड हूँ।" मीचू बोलती है, "तुम खुद काम से भागते हो इसलिए नहीं दिया।" और हमें पता चलता है कि इसका हस्बैंड होता है, लेकिन इनका अभी डाइवोर्स नहीं हुआ, लेकिन साथ में नहीं रहते। इतने में टाइम आ गया। मीचू बोलते है, "बेबी कहाँ है आज तुम्हारा? और तुम फ़ोटोज़ क्लिक करके कहाँ भाग गए थे? इसको मैं साफ़ करूँगी, मैं यहाँ पे काम करने के लिए बैठी हुई हूँ।" टैंग सॉरी कहता है। मीचू को फ़ोटोज़ काफ़ी पसंद आई होती हैं। इसमें से एक फ़ोटो जून की भी होती है। मीचू बोलते है, "कौन है? गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, वाइफ़ है, कौन है?" टैंग बोलता है, "अरे नहीं, नहीं, नहीं।" फिर मीचू इसको काम देकर यहाँ से भेज देती है
ओजू को घर लेकर ये चुपचाप जा रहा होता है। जून भी सोच रही होती है क्या सॉरी बोल के सब ठीक कर ही दूंगी। इतने में इसके पड़ोसन मिल गई होती है, बोलती है कि बच्चे लेके हमें पिकनिक पे जाना चाहिए। जून मान गई होती है और घर आकर सारा सामान पैक करने लग गई। फिर टाइम को बुलाती है और कहती है चलो पिकनिक चलते हैं। हम वहाँ पर रहेंगे, साथ इन्वायरमेंट होगा, एंजॉय करेंगे, हमारे बीच सब कुछ गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। लेकिन अगले सीन में हम टाइम को 4 बच्चों के बीच में बैठा हुआ देखते हैं, जो कि काफी परेशान हो रहा होता है बच्चों से। कहता है कि ये मजा दिलाने लाई हो तुम मेरे को, कौन सा मजा आ रहा है मुझे यहाँ पर। फिर ये लोग कैंपिंग साइट पर आ गए होते हैं। टाइम ने काफी मुश्किल करके कैंप लगाया और बच्चे उस पर कूद कूद कर को गिरा देते हैं। टाइम की हालत खराब हो गई होती, काफी थक गया होता है। जून इसको ड्रिंक देती है। उजू हैप्पी है, खेल रहा होता है। इतने में एक बच्चा बोलता है उजू ने पोटी कर दिया है। जून उसको साफ करने चली जाती है। तभी पड़ोसन की बेटी, जो कि शायद 4-5 साल की होगी, टैंग से बोलती है मेरी फोटो ले दो, अपने बॉयफ्रेंड को भेजूंगी। टैंग बोलता है व्हाट, तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है। फिर टैंग ने इसकी फोटोज ली, सबकी फोटोज ली और काफी थक गया होता है और बच्चों को जानवर बोलकर जाकर कैंप में लेट जाता है। इतने में जून के फोन पर योसन कॉल करने लग गया होता है। ये फोन उठाकर लेकर जा रहा होता है उसको देने के लिए, तो जून और उसके पड़ोसन की बातें सुन लेता है। जून बता रही होती है कि हम इन लॉज है, ना कि कोई कपल। हमेशा थोड़ी है, वो कुछ दिनों में ऐसे चला जाएगा, ऐसे ही रहता है यहाँ पर। टाइम बेचारा सैड हो जाता है ये बात सुनकर और जाकर चुपचाप कहीं अकेले में बैठ जाता है। कुछ देर बाद आता है तो जून इसको खिलाने आई होती है, लेकिन टाइम गलती से हाथ मार के खाना ही गिरा देता है। जून गुस्से में बोलती है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। टाइम फिर गिरा हुआ खाना उठाने लग गया होता है। जून सोच रही होती है कि सुबह से तो सही था, पता नहीं इसको अब क्या हो गया। तभी जॉनसन की कॉल आ गई होती है। जून इसको बता रही होती है कि मैं कैंपिंग पर आई हूँ टाइम के साथ, नेटवर्क नहीं है। इसलिए जून नेटवर्क खोजने के लिए पहाड़ी रास्तों में अंदर की साइड जाने लग जाती है। काफी देर हो जाती है। जब वो लौट कर नहीं आती तो उसके पड़ोसन को टेंशन होने लग गई, क्योंकि काफी अंधेरा हो गया होता है, उसकी कॉल भी नहीं लग रही है और वो गायब है। तो कहती है टैंग से कि तुम्हें जाकर उसको खोजना चाहिए, वो तुम्हारा भला सोचती है। टैंग बोलता है कौन सा भला सुना मैंने। पड़ोसी बोलती है सच में वो तुम्हारी हेल्प करना चाहती है, मूव ऑन करवाना चाहती है। तुमने आधी अधूरी बात सुनी थी वहां पर। टैंग को इसे खोजने भगा देती है और जब ये जाकर खोजता है तो कुछ देर बाद जून एक बड़े से गड्ढे में पड़ी हुई मिलती है। टैंग इसको बचाता है और बारिश भी होने लगी, इसलिए वहीं पर ये दोनों छुप जाते हैं। जून को घुटने में काफी चोट आई होती है और ये मूवमेंट दोनों के बीच की दूरियों को काफी हद तक कम कर देता है। दोनों की लाइफ में बारिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम कहता है बारिश में तुम्हें तुम्हारी दीदी की याद आती है और मुझे किसी का इंतजार था जब बारिश हो रही थी। वो बताता है कि मेरा भाई जो मुझे छोड़कर चला गया था उसका इंतजार करता था मैं। जून बोलती है मैं हूं ना, कभी बारिश होगी तो मुझे बुला लेना, मैं जरूर आऊंगी। टाइम इमोशनल होकर उसको देखने लग गया, फिर इसके उठाकर कैंप में लेकर जाता है। बहस कर रहे होते दोनों, लेकिन बहस बहस में ही दोनों की दोस्ती हो गई होती है। फिर सभी टैक्सी लेकर घर पर आ गए होते हैं। टाइम उजू को अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहा होता है। जब ये घर पहुंचते हैं तो टाइम बोलता है हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, लेकिन जून मना कर देती है। इतने में घर के बाहर योसन आ गया होता है, जो जून की कॉल ना लगने पर इसकी फिक्र करके इसके घर आ गया उसको देखने के लिए। घुटने पर चोट देख कर परेशान हो गया होता है। जून टाइम और उजू को अंदर भेज देती है और योसन के साथ हॉस्पिटल जाने लग गई। ट्रीटमेंट लिया और योसन को थैंक यू भी कहा इसकी पेमेंट करने के लिए। योसन बोलता है अरे कल रेस्टोरेंट में चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां पर कुछ एक काम मीटिंग की बातें समझा दूंगा, तुम मुझे ट्रीट दे देना, थैंक यू भी हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पर टाइम परेशान हो रहा होता है कि पता नहीं कहाँ चली गई और उसका इंतजार करते करते इसको बुखार आ गया होता है। जून काफी लेट नाइट में आती है। सुबह तक टाइम का बुखार काफी हद तक बढ़ चुका होता है। जब वो बाहर आकर देखता है तो जून रेडी हो रही होती है। पूछने लग गया कहाँ जा रही हो, बताती है कि मैं योसन के साथ रेस्टोरेंट जा रही हूँ। टैंग को बहुत ही अंदर से सब बुरा बुरा फील होता है, बीमार भी है ऊपर से। जून से बोलता है कि ठीक है तुम जाओ, और ये उजू को लेकर चुपचाप से योसन के साथ चली जाती है। योसन घर के बाहर आ गया होता है ना, इसको रिसीव करने के लिए। उजू के लिए टॉय भी लाया होता है, कार में बेबी सीट भी लेकर आया है किराए पर। मतलब पूरी तैयारी में होता है जून को लपेटने की। कैजुअल ड्रेस पहनकर भी आया होता है ताकि बच्चा डर ना जाए इसको देखकर। रेस्टोरेंट अगर मस्त मस्त खाना मंगाता है, जून तो फुल इम्प्रेस हो गई होती है इससे और उजू भी हो रहा होता है। तभी ओशन बोलता है क्या हम पहले जैसे क्लोज आकर रह सकते हैं। दूसरी तरफ टांग अकेले में खा के उजू और जून की फोटो देख रहा होता है, बीमार है काफी ज्यादा। इधर यूसन जून को इम्प्रेस कर रहा होता है और उजू समझ भी रहा होता है कि मेरी आंट को पटाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसको घूर रहा होता है। टैंक का चाइल्डहुड दिखाया गया होता है हमें यहाँ पर। ये शुरू से ही बारिश में भीगता और बीमार पड़ जाता है, इसलिए अभी लास्ट नाइट जो ये भीगा था उस वजह से बीमार पड़ा हुआ है। देखते देखते काफी रात हो गई होती है और जब इसकी आंखें खुलती है तो सामने जून बैठी हुई होती है और सामने थर्मामीटर और गर्म कपड़ा पानी सब कुछ रखा होता है।
यानी कि जून आकर इसकी हेल्प कर रही थी क्योंकि इसको बहुत तेज बुखार हो गया था ना। ये उठती है और इसको हग कर लेती है और कहती है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है, और टायंग अभी थोड़ा अच्छा फील कर रहा होता है। और यहाँ पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता है तब तक के लिए बाय।